हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर के 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे उत्तराखंड के प्रवक्ता की तैयारी को लेकर लगातार क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रही हैं और इन्हीं क्लासेस के अंतर्गत हमारे पास हिंदी प्रवक्ता विशेष की जो क्लासेस हैं उसमें हम यहाँ पर रिवीजन क्लासेस आपको दे रहे हैं। और ये क्लासेस जो हैं एलटी के अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, क्योंकि उनका सिलेबस भी लगभग सेम ही होता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ कराया जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, आपका सिलेबस सेम होगा जो एलटी के अभ्यर्थी हैं। और साथ ही जो हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लासेज हैं वो भी लगातार आ रही हैं। तो बिना स्किप किए एक तो पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। और साथ ही जहाँ पर आपको कोई नई चीज़ देखने को मिले तो उसको नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको एक बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन कंटेंट की आवश्यकता है। और इस कंटेंट को आप ज़रूर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, जो 1650 से लेके 1850 ईस्वी तक का समय है, उसको हम कहते हैं उत्तर मध्यकाल, यानी कि उसको रीतिकाल का नाम देते हैं। ठीक है। अब इसकी जो नामकरण की दृष्टि की बात करें तो ये उत्तर मध्यकाल जो नाम पड़ा है ये काफ़ी विवादास्पद रहा है, क्योंकि इसे मिस्र बंधु जो क्या कहते हैं, मिस्र बंधु इसको कहते हैं अलंकृत काल। ठीक है। उत्तर मध्यकाल जो है जिसको हम रीतिकाल का नाम बोलते हैं, ये इसको जो है रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल कहा था, वैसे इसको मिस्र बंधु ने इसको अलंकृत काल के नाम से जाना था। साथ ही मिस्र बंधुओं के बाद जो रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कह दिया था दोस्तों, ये कह दिया था रीतिकाल। क्या नाम दे दिया था? रीतिकाल। ठीक है। तो उत्तर मध्यकाल किसने कहा था, इस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसको जो है अलंकृत काल मिस्र बंधु ने कहा, और रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा था रीतिकाल। ठीक है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल के नाम से कहा है। तो श्रृंगार काल भी इसको नाम पड़ा हुआ है, जिसको हम रीतिकाल कहते हैं। तो रीतिकाल के जो नाम हो गए, एक तो अलंकृत काल है, और दूसरा जो है श्रृंगार काल है, उत्तर मध्य काल है। ये बहुत सारे नाम रीतिकाल के हैं। तो लेकिन जो रीतिकाल नाम दिया है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अलंकृत काल किसने कहा था? मिस्र बंधु ने, एग्जाम में पूछा जाता है। और श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल का नाम दिया था। ठीक है। अब बात करते हैं रीतिकाल के बारे में। तो रीतिकाल के उदय के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाताओं की रुचि थी। ठीक है। तो ये एक जनता की रुचि नहीं थी इसमें, इस काल में किन की रुचि थी? इसमें थी आश्रयदाताओं की रुचि थी। जिसके लिए वीरता और अकर्मण्यता का जीवन बहुत कम रह गया था। तो उस समय जो है वीरता और अकर्मण्यता का जीवन जो है बहुत ही कम रह गया था। तो रीतिकालीन कविता में लक्षण ग्रंथ, ठीक है, एक तो लक्षण ग्रंथ है और नायिका भेद है, और श्रृंगारिकता आदि की जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है, उसकी परंपरा संस्कृत साहित्य से चली आ रही है। तो ये जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये कब से चले आए हैं? ये परंपरा जो है संस्कृत साहित्य से चली आ रही थी। तो ये चीज़ें कंटिन्यू जो है संस्कृत साहित्य से चली आ रही थी, और यही चेंज होके लक्षण ग्रंथ, नायिका भेद, श्रृंगारिकता, इन चीज़ों की इसमें जो है प्रवृत्तियाँ देखने को मिली थी। किसके अंतर्गत? रीतिकाल के अंतर्गत। ठीक है। और इसमें जो है डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपना मत प्रस्तुत किया है दोस्तों। तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? उनका मत है, घोर सामाजिक और राजनीतिक पतन के उस युग में जीवन बाह्य अभिव्यक्तियों के से निराश होकर घर की चार दीवारी में कैद हो गया था। ठीक है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि जो घोर सामाजिक और राजनीतिक पतन हुआ था, तो उससे जो है इसे निराश होकर घर की चारदीवारी में ये जो है जो जीवन है बाह्य अभिव्यक्तियों से निराश होकर घर की चारदीवारी में कैद हो गया था। घर में न शास्त्र चिंतन था और न ही धर्म चिंतन। ठीक है। तो न तो शास्त्रों पर आधारित कोई चिंतन हो रहा था घर में, और न ही किस पर आधारित हो रहा था, न ही धर्म का कोई चिंतन हो रहा था। अभिव्यक्ति का एक ही माध्यम था, काम। तो उस समय कोई भी चीज़ थी उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या था? कि काम करके दिखाना है। जीवन की बाह्य अभिव्यक्तियों से निराश होकर मन नारी के अंगों से मुंह छिपाकर विशुद्ध विभोर तो हो जाता था। तो उस टाइम पे ये चीज़ें सब देखने को मिली थी। तो इसलिए जो है डॉक्टर नगेंद्र का ये मत है कि घोर सामाजिक और राजनीतिक पतन जो है
से जब उस समय राजनीतिक और सामाजिक पतन हो रहा था, क्योंकि बहुत रूढ़िवादिता वगैरह सब कुछ हो रही थी, तो उसके कारण जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, ठीक है? तो उस समय क्या हो गया था, जो है घर की चारदीवारी में कैद हो गया था जीवन जो है, ठीक है? बाह्य अभिव्यक्तियाँ तो थी नहीं, तो उसमें क्या था, चारदीवारी में कैद हो गया। तो इससे निराश होकर घर में ना शास्त्र चिंतन था, धर्म चिंतन था, तो ये सारी चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए रीतिकाल का उस समय जो है स्थितियाँ आई थीं। अब इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या-क्या था कि संस्कृत के प्राचीन साहित्य विशेषतः जैसे रामायण और महाभारत से यदि भक्ति काल के कवियों ने प्रेरणा ली, तो रीतिकाल के कवियों ने उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव लिया था। तो उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य से जो है उस समय संस्कृत साहित्य ने अपना असर डाला था। जैसे संस्कृत के प्राचीन साहित्य के में जैसे इस समय रामायण और महाभारत का असर है, ठीक है ना? तो प्राचीन साहित्य जो संस्कृत का प्राचीन साहित्य जो रामायण और महाभारत आज के समय में अपना असर डाल रहे हैं, वैसे ही उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य का असर उस समय की स्थितियों में काफ़ी फ़र्क पड़ा था। जैसे लक्षण ग्रंथ, नायिका भेद, अलंकार और संचारी आदि भावों के निर्मित नवीनी न जो वर्गीकरण था, उसका आधार लेकर ये कवि बंधी सधी बोली में बंधे सधे भावों की कवायद करने लगे थे, ठीक है? तो ये चीज़ें उस समय देखने को मिलती थी, ठीक? तो ये सारी चीज़ें उस समय हुई थी, ये हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। समग्रतः रीतिकालीन काव्य जन काव्य नहीं है, बल्कि दरबारी संस्कृति का काव्य के तौर पे माना जाता है। यानी कि जो उस समय के जो कवि थे, वो दरबारी कवि थे और वो जो है दरबारी संस्कृति को ही प्रस्तुत करते थे। यानी कि उसमें क्या करते थे कि उस समय जो उनके जिनके दरबार में वो काम करते थे, उनकी कथाएँ लिखते थे, उनकी उन पर आधारित कविताएँ बनाते थे। तो इसलिए दरबारी संस्कृति का काव्य उस समय रहा था। रीतिकालिक काव्य जो है जन काव्य नहीं था, ठीक है? तो ये फाइनली आप समझ गए होंगे कि उस समय क्या था कि जो लोग थे उनको अपनी खुद की अभिव्यक्ति करने की आज़ादी थी ही नहीं, ठीक है? वो घर के अंदर चारदीवारी के अंदर कैद रह गई सारी चीज़ें, ठीक है? तो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को या अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी उसमें नहीं थी। तो इस समय उसमें जो रचनाएँ होती, काव्य रचनाएँ, वो जन काव्य नहीं थी। वो कैसी थी? दरबारी संस्कृति काव्य थी, क्योंकि जो जिसके दरबार में काम करता था, ठीक है? वो कवि उसी की गाथाओं को गाया करता था। इसमें श्रृंगार और शब्द सज्जा का जोर रहा था, ठीक है? श्रृंगार और शब्द सज्जा का विशेष जोर रहा था। तो उस समय के जो कवि थे, कवियों ने क्या किया? सामान्य जनता की रुचि को अनदेखा कर दिया, ठीक है? जो कवि थे वो क्या करते थे? सामंतों और रईसों की अभिरुचियों को कविता के केंद्र में रखा था। तो रीतिकाल के जो कवि थे वो सामंत और रईसों की जो है उनकी रुचियों के आधार पर कविताओं को क्या करते थे? रचनाएँ करते थे। क्योंकि सामान्य जनता की उस समय रुचि को अनदेखा किया जाता था, क्योंकि सामान्य जनता की को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी ही नहीं। ठीक है, इससे कविता आम आदमी के दुख और हर्ष से जुड़ने के बजाय दरबारों के वैभव और विलास से जुड़ गई। ठीक है ना? क्योंकि दरबारी कवियों के वहाँ पर गाए जाते थे। ठीक है ना? तो इससे क्या हो जाता था कि उनके वैभव और विलास से संबंधित थे। ठीक है? तो आम आदमी के दुख और हर्ष से जुड़ने के बजाय दरबारों के वैभव और विलास से जुड़ी हुई उस समय क्या लिखी जाती थी? कविताएँ लिखी जाती थी। अब बात करते हैं रीतिकाल की 2 प्रमुख जो प्रवृत्तियाँ थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप हर पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो उसमें एक तो रीति निरूपण था और एक श्रृंगारिकता थी। क्योंकि आपका जो अभी पेपर है वो 300 का है, तो काफ़ी डीप इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं हिंदी के अंतर्गत, आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल विशेष तरीके। तो इसलिए हिंदी की आपकी ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए आप इनको नोट ज़रूर कीजिएगा। तो रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी, एक तो रीति निरूपण था और दूसरा क्या था? श्रृंगारिकता। अब जो रीति निरूपण को काव्यांग विवेचन के आधार पर 2 वर्गों में बाँटा गया था, ठीक है? एक था सर्वांग विवेचन और दूसरा था विशिष्टांग विवेचन, ठीक है? तो रीति निरूपण को 2 भागों में बाँटा गया था, एक सर्वांग विवेचन था और एक विशिष्टांग विवेचन था। जो सर्वांग विवेचन है उसके अंदर क्या होता था? इसके अंतर्गत काव्य के सभी अंगों का
जैसे सभी अंग में क्या-क्या हो गया, जैसे रस है, छंद है, अलंकार है, इनका विवेचन विषय बनाया गया था। तो उस समय जो सब्जेक्ट बनाया गया था इसका, वो बनाया गया था रस, छंद, अलंकार को मतलब सर्वांग विवेचन के अंतर्गत काव्य के सभी अंगों का इसमें महत्व दिया गया था। जैसे रस, छंद, अलंकार, इन सभी का विवेचन जो है विषय के तौर पे बनाया गया था। चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु, जो चिंतामणि है उसका कवि कुल कल्पतरु जो है, और देव का शब्द रसायन है, कुलपति का जो रस रहस्य है, उसके बाद भिखारी दास का जो काव्य निर्णय है, ये सब इसी तरह के ग्रंथ हैं। इनके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। इसमें क्या है कि इनके अंदर हैं जो इसमें सर्वांग विवेचन जो किया गया है वो किसका किया गया है, वो उस समय के दरबारी जो जिनके दरबार में कवि काम करते थे उनके गुणगान उसके अंतर्गत हैं। यानी कि उनके वैभव, उनकी रईसी को रिप्रेज़ेंट किया गया है, उनकी शक्ति को प्रदर्शित किया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब जनता त्रस्त थी, मतलब सामान्य जनता से रिलेट इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो ये इनके काव्य जो रचनाएँ हुई हैं, जैसे इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु, ये किसका है? चिंतामणि का है, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद शब्द रसायन किसकी रचना है? देव की। और रस रहस्य किसकी है? वो कुलपति की है। और काव्य निर्णय किसकी रचना है? वो है भिखारी दास की। तो ये इस प्रकार के जो ग्रंथ बने थे, ये सर्वांग विवेचन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें जो है रस, छंद और अलंकार को महत्व दिया गया था, ठीक है? साथ ही इसमें अगर विशिष्टांग विवेचन की अगर हम बात करते हैं, तो विशिष्टांग विवेचन के अंतर्गत क्या है? विशिष्टांग विवेचन के तहत काव्यांगों में रस, छंद और अलंकारों में से किसी एक अथवा दो अथवा तीनों विवेचन का विषय बनाया गया था, ठीक है? तो इसमें क्या था कि विशिष्टांग विवेचन के तहत क्या किया गया था? रस, छंद और अलंकारों में से किसी एक या कोई दो या तीनों का विवेचन जो है विषय के तौर पर बनाया गया था। तीनों में रस में भी श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में रचनाकारों की विशेष दिलचस्पी दिखाई दी थी, ठीक है? तो इसमें क्या था कि श्रृंगार रस में क्या क्या किया गया था? जो रचनाकार थे उनकी विशेष दिलचस्पी दिखाई गई थी, ठीक है? इसके अलावा जो रस विलास है, वो चिंतामणि की रचना है। और रसाणव जो है वो सुखदेव मिश्र की है, ठीक है? उसके अलावा रस प्रबोध किसकी है? ये रसलीन की है। और साथ ही रस राज किसकी है? मतीराज की, मतीराम की, ठीक है? मतीराम जो काव्य रचनाकार हैं, ठीक है? तो उनके रस राज उनका है। इसके अलावा जो आपका भिखारी दास का है श्रृंगार निर्णय, ये भी विशिष्टांग विवेचन के अंतर्गत आता है। इनको नोट करिएगा, विशिष्टांग विवेचन के अंतर्गत इनको एक एक करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए आप उनको अलग अलग यूनिक चीज़ों को अलग अलग चीज़ें याद करके रखिए, ठीक है? जिससे आपका कुछ भी स्किप ना हो। इसके अलावा दलपति राय की कौन सी है? अलंकार रत्नाकर, अलंकार रत्नाकर दलपति राय की है। इसके अलावा जो माखन की है, माखन की क्या है? छंद विलास, ठीक है? तो ये जो सभी ग्रंथ हैं ये इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना? तो इनको भी आप नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है? तो इसमें कौन-कौन से हो गए, मेन चीज़ क्या-क्या हो गई? जो चिंतामणि की रचना है, वो कौन सी है? रसविलास है। सुखदेव मिश्र की कौन सी है? रसाणव है। रसलीन की कौन सी है? रस प्रबोध है। मतीराम की कौन सी है? रसराज है, ठीक है? और इसके अलावा भिखारी दास की श्रृंगार निर्णय, दलपति राय की अलंकार रत्नाकर, और माखन की कौन सी है? छंद विलास। तो ये आदि इसी श्रेणी में रखे गए हैं। किस श्रेणी में? विशिष्टांग विवेचन के अंतर्गत। और इससे पहले सर्वांग विवेचन की हमने बात कर दी। जो ये ग्रंथ बने हैं ये सर्वांग विवेचन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है? ये हुआ। अब रीति, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम रीति निरूपण की परिपाटी की बात करें, तो ये केवल सतही तौर पर रही थी, क्योंकि रीति निरूपण में रीतिकालीन रचनाकारों की रुचि जो है शास्त्र के प्रति निष्ठा का परिमाण नहीं था, ठीक है? तो ये जो शास्त्र के प्रति निष्ठा होती है उसका परिणाम ये नहीं था, बल्कि दरबार में पैदा हुई रचनात्मक आवश्यकता थी, ठीक है? तो उस समय जो दरबारी कवि थे, वो उनके अपने दरबार में जो राजा थे,
ठीक है? उन राजाओं के अकॉर्डिंग ये कवि गाया करते थे, ठीक है? तो इनकी रचनाएँ भी रचनात्मक जो है दरबार में पैदा हुई रचनात्मक आवश्यकता के तौर पे ये थी, ठीक है? और इनका उद्देश्य सिर्फ़ नवोदित कवियों को काव्य शास्त्र की हल्की-फुल्की जानकारी देना ही था और अपने आश्रयदाताओं पर अपने पांडित्य का धौंस जमाकर अर्थ दोहन करना इनका उद्देश्य रह गया था, ठीक है? तो इन्होंने जो हल्की-फुल्की जानकारी जो कवियों के काव्य शास्त्र की थी, उसी के आधार पे इन्होंने कविताओं का रचनाएँ की थी और उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने जिसके दरबार में रहते थे, उनके राजाओं की व्याख्यान किए थे और उनके रईसी, उनके वैभव आदि पर ही इन्होंने चर्चा की थी। और इसमें जो है इन्होंने आश्रयदाताओं पर अपने पांडित्य का धौंस जमाकर अर्थ दोहन करना उस समय के रह गया था, ठीक है? अब बात करते हैं मुख्यतः रीतिकालीन कवियों को 3 वर्गों में बाँटा जाता है। एक तो रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो रीतिकालीन कवि जो है 3 वर्गों में बाँटे गए थे। एक तो रीतिबद्ध और दूसरा रीतिसिद्ध और तीसरा रीतिमुक्त। अब बात करते हैं बद्ध जो कवि थे, रीतिबद्ध कवि कौन से थे? रीतिबद्ध कवियों में दोस्तों आचार्य कवियों ने अपने लक्षण ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का निर्वाह किया है। जैसे केशव दास हैं। अब इन्होंने जो है रीति का निर्वाह किया है रीतिबद्ध कवियों में जैसे केशव दास हैं, चिंतामणि हैं, ठीक है? केशव दास हो गए, चिंतामणि हो गए, मतीराम हो गए, सेनापति हो गए, देव हो गए, पद्माकर आदि। ये सॉरी रीतिबद्ध कवि के तौर पे जाने जाते हैं और इन्होंने जो है आचार्य शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हालाँकि इसमें जो भी पॉइंट हम करा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें से स्किप करते हो कुछ भी तो आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बाद में, ठीक है? तो इसलिए इससे बचने के लिए आप हर चीज़ को एक नोट कीजिएगा। जो आपको आता हो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है और जो चीज़ आपको नहीं आती हो उसको आप ज़रूर नोट करेंगे, ठीक? तो इस जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा है कठिन काव्य का प्रेत? वो कहा है केशवदास को। तो रीतिबद्ध कवियों में जैसे केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव और पद्माकर, ये आपके रीतिबद्ध कवि के तौर पे जाने जाते हैं। अब बात करते हैं हम रीति सिद्ध कवियों की। तो रीति सिद्ध कवियों में कौन कौन आते हैं दोस्तों? वो रीति सिद्ध कवियों के जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं की पृष्ठभूमि में अप्रत्यक्ष रूप से रीति परिपाटी काम कर रही होती है और उनकी रचनाओं में पढ़ने से साफ-साफ पता चलता है कि उन्होंने काव्य शास्त्र को बचा रखा है। जैसे बिहारी हैं, रसनिधि हैं आदि इस वर्ग में आते हैं। तो इन्होंने रीति सिद्ध कवि के तौर पे इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने काव्य का सदुपयोग किया है। ठीक है? काव्य शास्त्र को जो है अपने रचना के अंतर्गत काव्य के जो रस, छंद और भाव होते हैं उनको पूरा अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप में इन्होंने जो है प्रस्तुत किया है। ठीक है? तो ये हैं, कौन-कौन है इसमें? बिहारी हैं, रसनिधि ये हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के जो हैं वो हैं रीति मुक्त कवि। अब रीति मुक्त कवि वो हैं जो रीति परंपरा से मुक्त कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। जैसे घनानंद हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं, बोधा हैं, ठीक है? तो कवि बोधा हैं, द्विजदेव हैं, ये रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? तो ये रीति मुक्त कवि के तौर पे जाने जाते हैं। अब अगर हम बात करें रीतिकालीन आचार्यों में देव आचार्य देव ही एकमात्र ऐसे अपवाद हैं जिन्होंने रीति निरूपण के क्षेत्र में मौलिक उद्भावनाएं की थी। ठीक है? तो इन्होंने मौलिक जो काव्य अपना दिया है उसमें इन्होंने मौलिक चीज़ों को जो है महत्व दिया है। मौलिक उद्भावनाओं को इन्होंने निरूपण किया है। ठीक है? तो आचार्य देव हैं जिनको अपवाद के तौर पर जाना जाता है रीतिकालीन आचार्यों में। ठीक है? तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो रीति मुक्त कवि आप जान गए, रीति मुक्त कवि कौन-कौन से? घनानंद हैं, आलम है, ठाकुर हैं, बोधा हैं, द्विजदेव हैं। ये आपके रीति मुक्त कवि हैं और रीति सिद्ध कवि आपने नोट कर लिए होंगे और साथ ही रीतिबद्ध कवि भी आपने नोट कर लिए होंगे। और कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है और किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत नाम दिया था दोस्तों। ठीक है? रीतिकाल की जो दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति वो क्या थी? वो श्रृंगारिकता थी। ठीक है? श्रृंगारिकता इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। रीतिबद्ध कवियों की जो श्रृंगारिकता थी वो रीतिबद्ध कवियों ने काव्यांग निरूपण करते हुए उदाहरण स्वरूप श्रृंगारिकता रचनाएं प्रस्तुत की हैं और जिसमें केशवदास हैं, चिंतामणि हैं, देव हैं, मतीराम
आदि की रचनाओं में इसे देखा जा सकता है। तो इसमें श्रृंगारिकता को महत्व दिया गया है, श्रृंगार रस की भाव को महत्व दिया गया है, यानी कि इन्होंने जो रचनाएँ की हैं वो दरबारी कवि के तौर पर की हैं, बट उसमें श्रृंगार रस से ओत-प्रोत इन रचनाओं को किया है। तो इसमें कौन-कौन है? केशव दास हैं, कठिन प्रेत का कवि इनको कहा जाता है, और कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता है, और चिंतामणि हैं, देव हैं, मतीराम हैं। तो इनके काव्यों में श्रृंगारिकता जो है रही है। अब बात करते हैं रीति सिद्ध कवियों की श्रृंगारिकता की बात करते हैं। तो रीति सिद्ध कवियों का काव्य जो है रीति निरूपण से तो दूर है, किंतु रीति की छाप लिए हुए है। मतलब कहीं ने नीति रीति निरूपण से तो दूर है, लेकिन रीति की थोड़ा बहुत छाप इसमें देखने को मिलती है। जैसे बिहारी हैं, रसनिधि हैं, इनकी रचनाओं में इसे देखा जा सकता है रीति सिद्ध कवियों की श्रृंगारिकता के अंतर्गत। ठीक है, तो इनकी ये जो कवि हैं इनके उसमें जो है रीति निरूपण तो दूर है, लेकिन रीति का छाप जो है इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा रीति मुक्त कवियों की जो जो श्रृंगारिकता है, रीति मुक्त कवियों की श्रृंगारिकता विशिष्ट प्रकार की है। ठीक है, इन्होंने जो है रीति मुक्त कवि जो है प्रेम की पीर के सच्चे गायक थे। ठीक है, तो ये जिस चीज़ से प्रेम करते थे उस पर आधारित ये गायन करते थे, और ऐसा गायन करते थे कि उस चीज़ को बहुत ही आत्मीयता से प्रस्तुत करते, मतलब पूरा मन से उसको प्रस्तुत करते थे। अगर किसी चीज़ को ये प्रेम करते थे तो उस पर आधारित जो काव्य रचनाएँ करते थे वो पूरा दिल से करते थे, ठीक है ना? और इनके श्रृंगार में प्रेम की तीव्रता भी है, और आत्मा की पुकार भी इनके उसमें जो है देखने को मिलती है। इसके अलावा घनानंद हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं, बोधा हैं, आदि की रचनाओं में इसे महसूस किया जा सकता है। तो ये जो हैं घनानंद है, आलम है, ठाकुर है, बोधा है, इनकी रचनाओं में इसको जो है रीतिमुक्त कवि इनकी श्रृंगारिकता को महसूस किया जा सकता है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना ही किसी और का नहीं हुआ, क्योंकि श्रृंगार रस के ग्रंथ जो हैं उसमें जो ख्याति प्राप्त की वो सबसे ज़्यादा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, क्योंकि हिंदी काव्य के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। ठीक है, तो इनकी जो बातें हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि ये सत्य इनकी बातें ही अधिकांश जगहों पे यहाँ पे व्याख्यान के तौर पर आपको देखने को मिलेंगी। तो श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है, उतना और किसी का नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप देखें, तो बिहारी सतसई में बहुत ज़्यादा श्रृंगार रस की प्राथमिकता देखने को मिलती है। इसका एक-एक दोहा हिंदी साहित्य में एक-एक रत्न माना जाता है। ठीक है? बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी जो है इतनी बड़ी कीर्ति का आधार बना है। ठीक है, तो मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए, जो मुक्तक कविता के अंतर्गत जो गुण होना चाहिए, वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये जो मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वो बिहारी के दोहों में भी है, और चरम उत्सर्ग में उत्कर्ष में पहुंचा हुआ है, और इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात इसमें कही गई है। अब बात करते हैं जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होता है। ठीक है, तो मुक्तक की रचना में वो उतना ही ज़्यादा सफल होगा, और यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से जो है विद्यमान थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम विद्यमान लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये जो क्षमता थी, यानी कि जो कल्पना का समाहार, ठीक है, सोचने की क्षमता, भाषा क्या बोलनी है, क्या भाषा का प्रयोग करना है, उसका भी समाहार था। ठीक है, वो जो है सबसे ज़्यादा किस्में थी बिहारी की रचनाओं में, और इसी में वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। ठीक है, तो ये जो है इनके दोहे जो हैं उनमें रस भाव जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बिहारी की। ठीक है ना दोस्तों? तो ये हमारा था आज की क्लास के अंतर्गत। तो ये विशेष चीज़ें आपको देखने को मिली कि इसमें सबसे ज़्यादा जो काव्य के अंतर्गत जो सफलतम जो रहे हैं वो बिहारी रहे हैं। इन्होंने अपने रस भाव को जो है पूरा
अपने काव्य के अंतर्गत रखा है। और साथ ही दोस्तों हमने इसके अंतर्गत जो पढ़ा है वो क्या-क्या चीज़ें पढ़ी, एक तो रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों के बारे में पढ़ा और कौन-कौन रीतिमुक्त और रीति सिद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीतिमुक्त कवि कौन-कौन है ये समझा। और साथ ही इसमें मेन चीज़ें पढ़ी है विशिष्टांग विवेचन और सर्वांग विवेचन, क्योंकि रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ होती है, रीति निरूपण और श्रृंगारिकता पर आधारित। ये 2 चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। साथ ही आपको जो है इसमें देखने को मिला था कि रीतिकाल इसको क्या नाम कैसे इसका नाम पड़ा है और किन कवियों ने किसकी इसको क्या-क्या माना है। तो उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल 1650 से लेकर 1850 के बीच का जो समय था, इसका मेन रोल था। और इसको ज़रूर याद रखिए, मिस्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा है, ठीक है? उत्तर मध्यकाल को जिसको रीतिकाल भी कहते हैं। अलंकृत काल किसने कहा? मिस्र बंधु ने कहा। रीतिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान अलग-अलग रख लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी और ये हिंदी प्रवक्ता विशेष की क्लास है जिसके अंतर्गत हम जो है आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसमें दोस्तों हम आपको शॉर्ट नोट्स नोट्स के माध्यम से आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। एडिशनल चीज़ें बहुत विशेष विस्तृत तरीके से क्लास नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अपने प्यारे से कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड कराने वाले हैं। और साथ ही हमारी क्लासेस हिंदी प्रैक्टिस सेट की लगातार आ रही है, तो आप हमारे जॉइन सेक्शन में जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में जॉइन सेक्शन में जाके आप हमारे मेंबरशिप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेंबरशिप बहुत आसान सी रखी गई है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही जो अभ्यर्थी एलटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज़रूर जॉइन कर लें और अभी से अपनी तैयारी पर जुट जाइए, क्योंकि फिर बाद में समय बहुत ही कम मिलता है, ठीक है? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप तक लगातार हमारी क्लासेस पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।